बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढींसा और आप देख रहे हैं HDTV। सैलाब एक तरह से डबल जेपरडी है कि एक तो नुकसान बहुत हो जाता है और दूसरा उसके बाद आफ्टर माथ में ऐसी लाइबिलिटीज़ छोड़ जाता है जिनको कंटेंजेंट भी कहना पड़ता है, एक्रू हुई भी कहना पड़ता है और उस पर आपको कैश से पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसको दोबारा से लोगों की ज़िंदगियों को चलाने के लिए। एक तरफ दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, मिटिगेशन के लिए और किसी हद तक अडॉप्टेशन के लिए भी पैसे मिल रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो सैलाब है वो नुकसान करता चला जा रहा है। तो इस वक्त हुकूमतें जो हैं फुटवर्क किए बग़ैर अब लगता नहीं कि इस जंगल से निकला जा सके। स्मार्ट वर्कआउट करना पड़ेगा, स्मार्ट प्लान बनाने पड़ेंगे और पाथवेज ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए क्या आगे इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, किस तरह चलना चाहिए और ये जो बात हमने अभी की इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या ज़रूरियात हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी जो कि ज़ाहिर है STPI तो देख ही क्लाइमेट को रहा है, एनवायरनमेंट को उस वक़्त से जिस वक़्त लोग इसको बिल्कुल इशू ही नहीं थे समझते। तो उनसे पूछते हैं थोड़ा सा इसको बताएं कि आपका क्या ख्याल है, इससे किस तरह निपटा जाए। देखिए ताहिर, अगर इतना आसान होता है इससे निपटना, मेरे पास इसका सोल्यूशन होता तो ये अभी तक निपट चुके होते। लेकिन एक चीज़ जो कि अब रोज़े रोशन की तरह यहाँ है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज उस पेंडेमिक की तरह, कोविड की तरह एक ऐसा वो फिनोमेना बन चुकी है जिसकी जद से अब कोई अमीर या गरीब, इंडस्ट्रियल नेशन या डेवलपिंग नेशन या लीस्ट डेवलप कंट्री, अब कोई भी उससे बच नहीं सकता है। 2025 का जब आगाज़ हुआ, पहले भी हम इन प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने देखा कि टेक्सास में, कैलिफोर्निया में फ्लड्स आने शुरू हुए और टेक्सास में जो फ्लड्स थे वो हमने देखा कि जी एक अपनी नौइयत के मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लड्स थे। फिर हमने देखा जी बीजिंग में एक दिन में पूरे 2 हफ्ते की बारिश जो है वो होगी और उससे फ्लड आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि स्पेन में फ्लड आ रहे हैं। हमने देखा कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जो है वो डूबे पड़े हैं। पाकिस्तान में यही मंजर देखने में आया है, नेपाल में यही देखने में आया है, इंडिया में यही देखने में आया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त कोई मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि क्लाइमेट चेंज का, और जिससे फ्लड्स ही नहीं है, ये मौसमियाती जो शिद्दत है उससे वो मुतासर नहीं हो रहा। लेकिन जो एक चीज़ जो कि एक फ़र्क इसमें पड़ रहा है वो ये है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं यहाँ पे कि सारा कुछ होता है और वो इंसानी अलमिया नहीं बनते। कुछ ऐसे हैं यहाँ पे कि ये होता है और वो इंसानी अलमिया बन जाते हैं। कुछ ऐसे मुल्क हैं यहाँ नैरेटिव क्या तक नहीं, नैरेटिव के अलावा भी, यानी वो जो कोपिंग स्ट्रेटजी होती है कि कितनी जल्दी उन्होंने इससे निपट लेना है या कितनी जल्दी मुतासरीन के नुकसान का अजाला हो जाएगा या कितनी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी कैपेसिटी पे, आपकी प्रेपरेशन पे, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हमने देखा, अच्छा जी सबवे सिस्टम न्यूयॉर्क में बंद हो गया, लेकिन ये नहीं कि वो हफ्तों और महीनों बंद रहा, वो पानी उतरा और उसके साथ ही चीज़ें जो थी बैक टू नॉर्मल। चूँकि वहाँ पे प्रिपेयर्डनेस मौजूद थी। टेक्सास यहाँ पे के तारीख में सबसे बड़ा पानी जो था वो आया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अच्छा ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल होना शुरू होगी, क्योंकि मुतासरीन के लिए कंपनसेशन के मैकेनिज़्म थे, इंश्योरेंस के मैकेनिज़्म थे। स्टेट के पास, स्टेट से मुराद जो सूबा है उसके पास और फेडरल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो उनको फौरी तौर पे रिपैट्रिएट कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो कल मैं फाइनल नहीं कह रहा, मैं कहीं मतलब करसरी लुक से वो कल कोई कह रहा था, कहीं मैंने देखा है, कहीं पढ़ा है कि $10 बिलियन का लॉस हो गई जो स्लैब है। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। नहीं, लेकिन मैं और बात कर रहा हूँ, $10 बिलियन का सीधा मतलब बनता है 2% ऑफ द GDP। कहाँ से लाए हैं मुल्क? बताया ना कि 2% ऑफ द GDP पाकिस्तान कहाँ से लेगा? पहली चीज़ तो ये है कि इट्स 2% ग्रोथ हमने IMF के साथ, पंजाबी में कहते हैं ना, मुकी हुई है। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि इट्स टू अर्ली टू से कि डैमेज हुआ कितना। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपका डैमेज होता है इसके
दो हमें चीज़ें देखनी होती है। एक है जो डैमेज है, दूसरा है जो आपके लॉसेस है। लॉसेस और डैमेज में फ़र्क आपको मैं समझाता चलूँ कि मेरी फसल इस दफ़ा की ज़ाया हो गई, ये मेरा डैमेज हो गया। लॉस मेरा ये हुआ कि वही फसल बेच के मैंने अपनी अगली फसल की तैयारी भी करनी थी। तो वो जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है मेरी, कि एक तो ये है कि मेरी कपास या मेरा चावल या मेरी मकई इस साल की डूब गई। दूसरा ये है कि उसी पैदावार को मैंने बेचना था, उससे जो मुझे मुनाफा होना था उसी को मैंने अब इन्वेस्ट करना था अगले साल गंदम उगाने के लिए, जो कि अब मैं नहीं उगा पाऊँगा। तो वो मेरा लॉस है। तो फ्लड्स में इनमें तो आपका चक्कर लगा है डेल्टा पे? जी मेरा चक्कर चिनाब और जेलम के दरमियान या चिनाब और रावी के मैं कल ही फ्लड प्रोन इलाके से मैं हो गया सियालकोट नारोवाल में गया। नॉर्मल 15-15 फुट रेत कई जगहों पे चढ़ी, कई जगहों पे, सारा नहीं में कई जगह पे 4 फुट। तो इसका मतलब है कि वो जो ज़मीनें हैं वो लॉस नहीं हुआ, वो दरिया बुर्द हो गई हैं, क्योंकि 4 फुट रेत तो आप अगले 4 साल नहीं निकाल सकते, दरिया बुर्द हो गई हैं ज़मीनें। वो डिपेंड कर रहा है, जैसा कि मैंने कहा बहुत बड़ा एरिया है कि ये अभी आपका जो लास्ट का चिनाब से 5-5 किलोमीटर दूर जो पानी उतरेगा ये आपको अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा। कई एरियाज़ में कल ऐसे भी देख के आया हूँ सियालकोट में, यहाँ पे कि बासमती की फसल बिल्कुल इंटैक्ट खड़ी है, वहाँ पे बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ। तो डिपेंड है कि पानी आने के बावजूद, हाँ, कि प्रॉक्सिमिटी है ना, कि आपके जो बरसाती नाले थे, एक डेक पलकू, उससे या रावी, उससे आप कितना दूर थे, कितना नज़दीक थे, हेडमराला से आप कितना दूर थे, कितना नज़दीक थे। तो ये अभी असेसमेंट हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो कि तय है और वो ये है कि आप कर्ज़ा लेके, और जो हमें जिनेवा प्लेजेस मिली थी वो सारा का सारा कर्ज़ा था। 10.98 बिलियन डॉलर की जो प्लेजेस थी उसमें 10 बिलियन डॉलर जो है वो तो कर्ज़ा था, 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का। और तो कर्ज़ा लेके आप क्लाइमेट चेंज का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके बाद वो जो कर्ज़े की अदायगी है वो आपकी उस कैपेसिटी को रोड करती है जिससे आपने क्लाइमेट चेंज के लिए प्रिपेयर्ड होना है। लेकिन एक चीज़ और देखें ना आप, कि इन सारी चीज़ों का जिक्र करने के बाद कि ये वल्नरेबिलिटी है, इनके लिए एक मंसूबा बनाया गया। वो मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट को पेश किया गया, फेडरल गवर्नमेंट ने PSDP के ज़रिए पेश किया, उसके बाद वो एक्निक में पेश किया गया, एक्निक ने मंजूर किया, उसके बाद सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में गया और वो पास हो गया। पैसे आ गए, वो पैसे कहीं और ख़र्च कर दिए और फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है वो पड़ा हुआ है, उस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। नहीं क्यों नहीं हुआ? ताहिर उस पर थोड़ा सा मैं दुरुस्त की, नहीं वो पैसे तो मिल गए ना आपको, थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसमें जो 2010 के बाद जो फ्लड आया और जिसके बाद जो फ्लड सेक्टर प्रोटेक्शन प्लान बनना शुरू हुआ, तो एक नहीं मैं दूसरे वाले की बात मैं दूसरे की 2010 में फ्लड आया था ना, उसके बाद जब बनना शुरू हुआ था। हाँ, वो तो उसके पैसे तो मिल गए थे। नहीं, उसके पैसे वफाक ने और सूबों ने मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करने थे। और उसमें मेजर इशू ये आया था कि वफाक और सूबे आपस में एक वेवलेंथ पे नहीं आ रहे थे कि कौन कितनी रकम देगा और पहले कौन रकम देगा। और जब तक ये सारी चीज़ें हो रही थी एक्निक से मंजूरी के बाद, जब ये कंट्रीब्यूशंस आनी थी तो आपके कोविड आ गया। अब फौरी तौर पे वो कोविड पे खर्च वो कोविड, चूँकि आप देखें ना पाकिस्तान जैसे मुल्क में पेंडेमिक थी, वो तो जो मसला है वो तो यही है ना कि आप या अपना सर ढांप लें या आप अपने पाँव ढांप लें। अब एक आप ये तो आप जहाद की तो एक नैरेटिव बता रहे हैं। तो एक आपका वो जो था वो फ्लड एक आपके मेजर इमरजेंसी और कैटास्ट्रॉफ था। जब तक आप उसका प्रोटेक्शन प्लान बना के उस पर अमल करने की बारी आती, कोविड ने झोंपा, तो जाहिर है कि आपको फौरी तौर पर कोविड के लिए तैयारी करनी थी। अब कोविड में जो तैयारी करके और वहाँ पे जो था वो सारा का सारा प्लान जो है पीछे रह गया और कोविड पे पैसे बजा तौर पे कोविड पे लगा दिए गए। उसके बाद फिर 2022 का फ्लड आ गया। अब जो 2022 का फ्लड आया तो NDRMF जो था, जिसमें फंड्स जो थे ADB के कुछ मौजूद थे, तो वो निगोशिएट किया गया डोनर्स के साथ। तो वो वाले पैसे जो थे गवर्नमेंट ने बजा तौर पे उस वक्त वो 2022 के फ्लड मुतासरीन के लिए बिस्प के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब उससे हम फारिग नहीं हुए थे कि 2025 का फ्लड आ गया। तो ये बदकिस्मती से एक ऐसा विशेष साइकिल एक बन गया है जिसमें कि एक मुसीबत आती है, उस मुसीबत से निपटने के लिए गवर्नमेंट अपने तय तमाम वसाइल बरूकार लाती है और जब तक वो मुसीबत से छुटकारा मिलता है
तो नई मुसीबत नहीं। लेकिन एक और चीज़ सोची ना, ये तो मेरे जैसे आदमी के लिए ना कि सर और पाउंड आपने लिए बात आप करें, नहीं, लेकिन हुकूमतें भी ऐसी है ना, नहीं हुकूमतें ऐसी क्यों है? ऐसी नहीं है ना भाई। मतलब 10% ऑफ द जीडीपी कहाँ से लेके आएंगे इतने रिसोर्सेज? क्या हमने किसी ने सोचा था कि रावी और सतलुज में इतना पानी आएगा जो कि सब कुछ बहा ले जाएगा? नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को पहले भी पता था कि 2% ऑफ द जीडीपी अगर एरोड हो जाना है तो ये जो फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम है ये तो 2% ऑफ द जीडीपी नहीं था, ये तो 0.2%। लेकिन उसमें गवर्नमेंट को कोविड का तो नहीं पता था ना। नहीं, लेकिन ये तो 0.2% है, कोविड आ जाना था, बहुत थोड़ा है। और कोविड के बाद फिर ये तो नहीं पता था कि 2022 का फ्लड आ जाना है और अब 2025 का। तो ये फ्लड जो है, अब आप समझते हैं कि हुकूमत को वो जो 2% लॉस से बचने के लिए 0.5% जो है वो लगा देना चाहिए इसको। मैं तो कहता हूँ 1% भी लगा देना चाहिए, क्योंकि और वज़ीर आज़म ने अभी डॉक्टर मुसद्दक मलिक को ये असाइनमेंट दी है कि वो अगले चंद हफ्तों में एक प्लान बना के दें जो कि अगले साल मानसून की बारिशों से निपटने का हो, और जिसका टारगेट ये है कि अगले साल खुदा न खास्ता अगर यही सारा कुछ होता है तो ये जो लॉसेस हैं इनको मिनिमाइज़ के तकरीबन 50% तक मिनिमाइज़ किया जा सके। अब अगर हम 50% तक मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं, यानी कि जीडीपी का 2 से 3% अगर हम बचाना चाह रहे हैं, तो जाहिर है कि उस पर अगर आपको अप टू 1% लगाना भी पड़ रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई अर्ज नहीं है। इस्लामाबाद के साथ से एक नाला गुजरता है जिसका नाम है कुरंग। वो जब पहाड़ से नीचे उतरता है तो एक गांव आता है जिसका नाम है फुलग्रां। फुलग्रां से जब आगे वो जाता है तो एक शाहपुर गांव आ जाता है। जब उससे आगे जाता है तो संजियालियाँ आ जाता है। जब उससे आगे जाता है तो उसे बनीगाला आ जाता है। इनको कलेक्टिवली कहते हैं 12 गाँव। अब ये वो नाला है जिसके बेड के अंदर सारी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। हमारे वज़रा की वहाँ पे कॉलोनीज़ है, सारे वज़रा की जो सिटिंग वज़रा है उनकी कई कॉलोनीज़ है वहाँ पे, उसके अंदर बेड के अंदर नाले के अंदर करने के लिए। और परली साइड जो है उसकी वो ये शहजाद टाउन वगैरह ये आपने देखा हुआ है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये तो कोविड पे पैसे नहीं लगे थे। तो अल्लाह ना करे, देखिए अगर आप ये जो कॉलोनी बना रहे हैं, आपको मैं रेट बताऊं वहाँ पे, मुझे रेट से कुछ आपको रेट नहीं, उसका फ्रैक्शन अगर उनसे लेके लगाया होता। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि अगर क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही हाल होगा, ये तो लैंड ग्रैब है, जो भी आप इसका नाम दें, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप है। मेरी बात सुनिए ना, वही हाल होगा जो कि सवात में बनने वाले होटल्स का है खुदा न खास्ता, या वही हाल होगा जो कि रावी के किनारे पे बनने वाली हाउसिंग सोसाइटियों का हुआ है। रावी के किनारे पे भी जो डेवलपमेंट हुई थी सारी लाइसेंस थी या अनलाइसेंस थी, वो काफ़ी हद तक बैठ गई। और अब लोगों में ये कम से कम खौफ आ गया नहीं करना, कि जो अगर आज बच भी गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि कल आने वाले अगले मानसून में वो इस शिद्दत का ना हो कि वो बच सकें। और इसमें मैं कसूरवार जो वहाँ पे बायर्स हैं उनको नहीं ठहराता हूँ। कसूरवार बायर का क्या, जाहिर है कसूरवार तो बायर का तो जाहिर है, मैं भी नहीं ठहराता। कसूरवार तो डेवलपर्स हैं। तो ये एक लेसन है 2025 जो है, ये एक लेसन है कि हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसको किस तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। नहीं बनाएंगे तो ये वाले जो चीज़ें इनकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती चली जाएगी, तो खुदा न खास्ता इस तरह के जो फिनोमेनन्स हैं वो भी रिकर होते रहेंगे। आखिरी सवाल, आप समझते हैं कि ये जो डेवलपर्स हैं इनको फोर्स किया जाए कि मिटिगेशन में कम से कम मेजरली कंट्रीब्यूट करें? डेफिनेटली करना चाहिए, ये उनके अपने फ़ायदे में है। मतलब टू द एक्सटेंट के जहाँ पे बोझ डाल दिया जाए, ये उनके अपने फ़ायदे में है ना ताहिर, कि अगर वो इन चीज़ों को किस तरह किया जाए, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? आखिरी लंबा हो रहा है इसलिए मैं फिर करेंगे प्रोग्राम। आपके पास देखिए दो तीन मैकेनिज्म है। एक आपके पास मैकेनिज्म है कि आप मिटिगेशन करते हैं थ्रू फ्लड प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा होता है आपके पास मिटिगेशन कर रहे होते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको टेक्सास वगैरह की मिसाल दी कि वहाँ पे चूँकि इंश्योर्ड होती है प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ इंश्योर्ड है। फ्लड आया, ख़त्म हो गया, लोगों को उनकी कंपनसेशन मिल गई, वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी बग़ैर वो ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतनी कंपनसेशन है कि दे कैन बिल्ड बैक बेटर। तो प्रीमियम पे करें, आप इसको इंश्योर करें। तीसरा जो है कि आप जो है इस क्लाइमेट लेवी वो लगा के उसको क्लाइमेट फंड में
लगाएं और एक प्रोएक्टिव जो है वो मेजर्स लेना शुरू करें। असल चीज़ जो है वो ये है कि आने वाले फ्लड्स की फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और उनकी शिद्दत भी ज़्यादा होगी, और हमें 2025 और 2022 से बहुत कुछ सीखना है जो कि आगे। आखिरी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपके जवाब में से मुझे उसका ख्याल है, जो इंश्योरेंस होती है उसको री इंश्योरेंस भी होती है, फिर पीछे कोई किया जाता है। आप समझते हैं कि इस वक्त क्वेश्चन इतना क्वेश्चन पाकिस्तान में है कि इतनी बड़े लेवल की री इंश्योरेंस हो सकेगी? दुनिया में हो रही है नहीं, पाकिस्तान में ये तो आपके डिपेंड करता है ना कि आपके इंश्योरेंस कितने हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट उनका प्रीमियम पे करे। 2% ऑफ द जीडीपी इंश्योर हो सकता है। जो लोग, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, और ये एग्रीकल्चर में भी होता है। जो लोग इनको अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद प्रीमियम दें, जो लोग अफोर्ड थोड़ा कर सकते हैं वो हाइब्रिड प्रीमियम दें सब्सिडाइज, और जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट उनका प्रीमियम दे और वो आपके बिल्डर से ले। बिल्कुल ठीक है। तो बॉटम लाइन ये हुई कि नाउ इट्स अ न्यू नॉर्मल, और इसके मुताबिक हमें सोच विचार की भी ज़रूरत है, रिसर्च की भी ज़रूरत है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की भी ज़रूरत है। और रिसर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक मैक्रो पॉलिसी बनाएं। रिसर्च का मतलब है कि जो लोग वाकिफ़ हैं पुराने ज़माने में, वो पटवारी जो है एक वो कपड़ा खोल लेता था जिसे वो लठा कहता था, उस पर जाके प्लान करने की ज़रूरत पड़ेगी शायद जाके कि कहाँ पे पानी आया और हिस्टोरिकल प्लान कौन से हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो किधर है, जिसे हसरत कहते हैं ना आम ज़ुबान में पटवारी का, और फिर उसके ऊपर आप प्लान करें। क्योंकि प्लान ये जब रिवर ब्रिजेस किए जाते हैं तो वो कहते हैं 100 साल पहले यहाँ आया था, 200 साल पहले तो इतने फुट का किया था। तो वो जो हिस्टोरिक डेटा है शायद वो हो सकता है बहुत रेलेवेंट ना रहे अब आगे जाके करने के लिए। इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि पहले तो हमने ये देखा नहीं, ये जो क्लाइमेट चेंज इस पैमाने पर जिस पे हमें अब नज़र आ रहा है, ये 13,000 साल पहले हुआ था जब बर्फ़ पिघली और समुंदर का लेवल राइज़ कर दिया। इतना बड़ा स्केल था कि जो रिज थी बिटवीन एशिया एंड यूरोप वो सबमर्ज हो गई। इसीलिए वो जर्मन्स कहते हैं कि हम भी एरियन हैं और नॉर्थ ऑफ कैस्पियन सी से हम यहाँ पे आए हैं, और दैट वाज, तो उस स्केल पे अगर ये चीज़ें जानी हैं तो आई थिंक नाउ इज़ अबाउट टाइम कि इसके लिए हम कुछ ना कुछ करें, अदरवाइज़ मारे जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।